गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के करकमलों से ऊर्जावान, कर्मठ, नवोन्मेषी, बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर चारू मेहरोत्रा की द मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर अ क्रिटिकल व्यू नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने विक्रम बेताल की कहानी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया और कहा कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। स्त्रियों की सहभागिता के विषय में भी उन्होंने मध्यकाल का उदाहरण देकर ये बात रखी कि आज भी महिलाओं की भागीदारी कम है, महिलाओं का रोल समाज में कम नहीं होता। जिलाधिकारी ने दहेज पर भी और महिलाओं की दशा पर भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बेटी के महत्व को भी कहानी के माध्यम से बताया और कहा कि पहले समय में युद्ध के लिए बेटों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब बेटी और बेटों के कार्य में कोई भी अंतर नहीं है। हिंदू धर्म के विषय में उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म अपनी जाति भेद के सोच के कारण आगे नहीं बढ़ सका है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और मार्जिनलाइज्ड लोगों के विषय में सोचना होगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि हमें सबसे पहले मैं डॉक्टर चारू मेहरोत्रा जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर अ क्रिटिकल व्यू, और एक ऐसा टॉपिक जिस पे कुछ कहना आसान नहीं होता है, जिस पर डिस्कस करना आसान नहीं होता है, और हमेशा अक्सर एक डिबेट का बिंदु और कई बार डिबेट से डिस्प्यूट के टॉपिक में चेंज हो जाता है। एक ऐसे टॉपिक पर लिखना या लिखने का साहस करना अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका कितना डेडिकेशन है अपने फील्ड के प्रति। मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है विक्रम बेताल की। कभी हम लोगों के ग्रैंडफादर हम लोग सुनाया करते थे, लेकिन अभी आज यहाँ बैठा बैठा मैं उस कहानी को एक नए परिप्रेक्ष्य में सोच रहा था। आज के तजुर्बे की, अपने लंबे तजुर्बे के आधार पर मैं उसको फिर से सोच रहा था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि वक्त जरूर बदला है लेकिन चीज़ें शायद वही की वही हैं। मैं वो कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा जो विक्रम बेताल की कहानी मेरे बाबा ने मुझे बचपन में सुनाई थी। कि विक्रमादित्य निश्चित रूप से हिंदुस्तान के उन सम्राटों में रहे हैं जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जब वो दरबार में बैठते थे तो कोई भी तमाम लोग आते थे उनके दरबार के और उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दे जाया करते थे। शासन प्रशासन चलाने के लिए कहीं न कहीं मनी की आवश्यकता होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो गिफ्ट उनके पास आता था और जैसे कि उनकी आदत थी कि जो भी गिफ्ट इस तरह का आता था जो स्टेट के इंटरेस्ट में होता था, वो अपने मिनिस्टर को देन एंड देयर पकड़ा दिया करते थे। तमाम मूल्यवान गिफ्ट आया करते थे विक्रमादित्य जी के दरबार में, लेकिन एक फकीर डेली उनके पास आता था और एक जंगली फल को दे जाया करता था जिसकी कोई वैल्यू सामान्य तौर से उन लोगों की निगाह में नहीं होती थी। लेकिन चूंकि विक्रमादित्य ने एक प्रिंसिपल बना रखा था कि जो भी इस तरह की चीजें आएंगी हम अपने मंत्री को देंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो अपने मिनिस्टर को फल भी दे दिया करते थे। अब मंत्री भी चूंकि मंत्री थे, निश्चित रूप से उनकी अपनी इंटेलिजेंसिया थी, तो उस फल को एक जो नीचे स्थान बना हुआ था वहां डाल दिया करते थे, उसको फेंकते नहीं थे। लगभग 2-3 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब वो आया फकीर तो उन्होंने फल दिया, तो विक्रमादित्य के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने एक बंदर सामने था उसकी तरफ उस फल को उछाल दिया और बंदर ने उसके फल के चिफड़े कर दिए, लेकिन उसके बीच एक डायमंड निकला, चमकता हुआ डायमंड। और जैसे ही डायमंड विक्रमादित्य ने देखा, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया कि मैंने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर डाला है। जैसा कि हम हर इंसानों के लाइफ में होता है कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है तो शायद उसकी वैल्यू को हम नहीं समझते हैं, तब समझते हैं जब समय बीत चुका होता है। तो एकदम से विक्रमादित्य को लगा कि हमने तो इतना पिछले 4-5 सालों से लगातार हमको हीरे देता रहा और मैं समझता था कि जंगली फल है और मैं इसको ऐसे ही फेंक देता था। फिर भी उन्होंने अपने मिनिस्टर से पूछा कि भाई वो फल कहाँ गए जो इन्होंने इतने दिनों तक लिया था। तो मिनिस्टर ने कहा साहब देखता हूँ, एक नीचे के तहखाने में फेंक दिया करता था मैं, शायद वहाँ पड़ा हूँ। जब उस तहखाने को खोला गया तो देखा गया कि उसमें हीरे ही भरे हुए थे। तो विक्रमादित्य को इस बात का पछतावा होता है कि इतने दिनों तक इस संपदा का हम उपयोग नहीं कर पाए, और फकीर से अपना खेद प्रकट करते हैं। तो फकीर कहता है तुम चिंता ना करो, ये हर इंसान की फितरत होती है कि जब उसको मिल रहा होता है तो उसकी वैल्यू नहीं समझता है, तब समझता है जब उसके किसी यूज की नहीं रह जाती है। तो मुझे लगता है कि मैडम ने अपने समय का उपयोग किया और न केवल अपने इस एजुकेशन फील्ड में बल्कि इस एजुकेशन फील्ड से जो लाइन चीज़ें हैं उसको भी लिंक करते हुए कुछ आगे बढ़ने की सोची है। कई बार हम में से तमाम लोग ये सोचते हैं
कि हमारे इस प्रयास से क्या होगा, कितना बड़ा सिस्टम है, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत कर भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारे कई साथी अभी इलेक्शन की बातें होती हैं तो तर्क देते हैं कि एक वोट से होता क्या है, अक्सर ये तर्क आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद एक एक वोट से ही हमारी सरकारें बना करती हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि हम वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं, जो आने वाले समय में हमारी दशा और दिशा को तय करती है। इस लिटरेचर अ क्रिटिकल व्यू के विमोचन के अवसर पर कहा कि ये पुस्तक शोध विद्यार्थियों के लिए बहुत सहायक है, जो समाज के हाशिए में रहने वाले लोगों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि समाज में धर्म, जाति, प्रांत, लिंग, राष्ट्रीयता तथा मतों के आधार पर विभाजन है। यहाँ तक कि हाशिए में रहने वाले लोगों में भी विभाजन के अंदर विभाजन है। अब हाशिए का मतलब केवल महिलाएं नहीं है, बल्कि दलित, थर्ड जेंडर तथा समाज की मुख्यधारा से पिछड़े हुए लोग भी शामिल हैं। इस पूरी पुस्तक में 21 चुने हुए शोध पत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें विभिन्न साहित्यकारों की लिखी हुई पुस्तकों पर, जैसे नयनतारा सहगल, अनिता देसाई, मीरा नायर, मंजू कपूर, विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी, कमला दास आदि लेखकों के विचारों को शोध पत्रों के रूप में लिखा गया है। डॉक्टर चारू ने बताया कि समाज आज भी देश की आजादी के 75 सालों के बाद भी अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ये बात अलग है कि शिक्षा ने इनकी इच्छाओं को आवाज दी है, जो उनकी रचनाओं के माध्यम से समाज में उठाई जा रही है। हाशिए में रहने वाले समाज के इस तबके के लोगों के द्वारा लिखा गया साहित्य अधिकांश आत्मकथात्मक है। वह समाज से इनके संघर्ष को व्यक्त करता है। ये पुस्तक शोधार्थियों के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग को भी इस पुस्तक के माध्यम से साहित्यकारों के अलग अलग दृष्टिकोण की जानकारी होगी। डॉक्टर मेहरोत्रा ने बताया कि ये पुस्तक वाइकिंग पब्लिकेशन के द्वारा छापी गई है, जो कि एक प्रतिष्ठित नाम है। साहित्य की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के सौजन्य से किया गया, जिसमें डॉक्टर अनुराधा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। डॉक्टर रूपाली गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग ने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर चारू मेहरोत्रा का संक्षिप्त परिचय दिया। उपप्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने धन्यवाद प्रेषित किया। डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग ने विमोचन पुस्तक का सार संक्षेप पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महाविद्यालय की मुख्य अनुशासिका डॉक्टर गीता परिहार, डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर कविता भटनागर, डॉक्टर अपर्णा जोशी, डॉक्टर सीमा अग्रवाल सहित समस्त शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्राओं की उपस्थिति रही। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में एक एंथोलॉजी जो मेरे द्वारा प्राचार्य कॉलेज की हूँ मैं, उनके द्वारा लिखी गई है, उसका एक अनावरण होगा। बुक रिलीज़ का प्रोग्राम है, जिसमें ये बुक रिलीज़ जो है वो डीएम साहब के कर कमलों से संपन्न की जाएगी। ये पुस्तक जो है मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर अ क्रिटिकल व्यू, एक एंथोलॉजी है जिसमें बहुत सारे लेखकों के विचार एक क्रमबद्ध रूप से एक पुस्तक के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर के बारे में एक धारणा बनी हुई थी पहले कि मार्जिनलाइज का मतलब होता है महिलाएं, ऐसी कम्युनिटी जो समाज के हाशिए में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाशिए में महिलाओं के साथ साथ जो है वो दलित भी हैं, उसके साथ वो लोग भी हैं जो समाज के निम्न या नीचे तबके से आते हैं, और उसके साथ साथ थर्ड जेंडर्स भी हम मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर में रखते हैं। इस किताब को लाने का उद्देश्य ये था कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको इस क्षेत्र में अध्ययन करने में बहुत मदद मिलेगी।